कनाडा एक डेवलप कंट्री है फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल क्या है, एक एग्जैक्ट लॉजिकल रीजन बताता हूँ। सबसे पहले हम इंडिया में रहते हैं, हमारा देश अच्छा है। एंड आपके हमारे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी? 145 करोड़। 145 करोड़, ठीक है। और अगर हम मैप में देखें तो मेरे हिसाब से जो कनाडा है वो करीबन 3 से 4 गुना बड़ा है इंडिया से। ये कहूँ कि 4 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है, जो कि मार्च 15 2025 का कंसेशन है जहां बैठे हैं, आज से करीबन 2-3 दिन पहले। और आज की टोटल पॉपुलेशन कनाडा की 4 करोड़ है, जो कि 36 गुना कम है इंडिया से। तो वहां पे एक उनका प्रॉब्लम क्या है, देखो एक प्रॉब्लम में ही किसी का फायदा है। तो हमारी जैसी कंट्री जिसकी की यंग जनरेशन है वो काम कर सकती है, तो कनाडा के बहुत परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन वो एज्ड हो चुकी है, तो उनको जवान लोग चाहिए, इसलिए वो बुलाते हैं। अब जैसे इंडिया और कनाडा के जो रिलेशनशिप से खराब हुए, तो अगर मैं 1-2 दिन का बयान बताऊं जो कि नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, उनके इमिग्रेशन मिनिस्टर का बयान है कि 2032 तक हम इस इमिग्रेशन को रोकेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर उनको देश संभालने के लिए लोग चाहिए तो वो कौन होंगे? लोग तो वो जाएंगे जिनके पास पॉपुलेशन ज्यादा है, उनका यंग जनरेशन है, जो यंग जनरेशन ही उनके देश को संभालेगा। तो अब जैसे अमेरिका के हर कंट्री के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, तो कनाडा को भी अपने कोई लोग चाहिए कि हमारा देश तो बचा लो, नहीं तो अमेरिका वाले तो बोलते हैं हम इसको 51वां स्टेट बता देंगे, 51 स्टेट। तो उसी कारण से ही कनाडा को जरूरत है लोगों की, और वहां पे लोग जा रहे हैं अपने आप को सेटल करने, और उनकी मजबूरी है कि आपको वहां वर्क परमिट्स और पीआर दें, जिसको हम परमानेंट रेजिडेंसी बोलते हैं। नाउ एक चीज मैं बहुत वीडियो में क्लियर कर दूं, जो परमानेंट रेजिडेंसी है वो होता क्या है। सो परमानेंट रेजिडेंसी जो है वो हम एक वर्क परमिट लेते हैं, खत्म हो गया, फिर से वर्क परमिट लिया, तो बट ऐसे करते करते विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो लोग पीआर की तरफ जाते हैं वर्क परमिट के बाद, जो कि ज्यादा कनाडा में पॉसिबल है। तो इसलिए मैं कनाडा के ऑप्शन को ज्यादा बेटर कहता हूं फ्यूचर में भी, टिल 2032 जो आज की गवर्नमेंट के प्लान है, बिकॉज उनके पास सारा डाटा पहुंचता है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया, हमने लोग नहीं बुलाए, तो हमारे देश का ये बनेगा। तो उनको पूरा डाटा है, हमारे को तो सिर्फ उनके बयान आते हैं। तो वो बहुत क्लियर कट उन्होंने बयान दिया है कि हम इमिग्रेशन को 2032 तक ओपन रखेंगे। ये पूरा चैनल पे है, और मैं इसके बाद वो भी चला दूंगा इसके बीच में जो इमिग्रेशन मिनिस्टर का बयान। 99% of economic growth in Canada is reliant on newcomers to keep coming to this country, full stop. And so the core of the Levels plan is critical, and Mark and it's a delicate balancing act to get it right with the comprehensive approach that he's mapped out. But there's something else. By 2032, our entire growth as a country, population growth, will be based on newcomers coming to this country. And this is also against a backdrop. I'll go into a sector of the economy right now. 400,000 skilled trades workers will retire by 2032. It's the great tsunami. It's just happening. Demographics is destiny. The other piece, though, is that with all the building that we're doing and the things that we want to achieve, we've got another demand of about 300,000 more skilled trades workers. So you can see that we have a challenge of making sure we have enough people with the right skills to get the right training to fit into the jobs that are needed so that we can grow the country. कनाडा इमिग्रेशन, होम केयर, वर्किंग इमिग्रेशन और पोलाइट का सिस्टम आ रहा है 31 मार्च 2025 से। हाँ जी, हाँ जी। आप इसके बारे में क्या कुछ जानकारी देंगे हमारे? देखिए मैं एक बहुत ही जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया, मेरी इमिग्रेशन लॉयर से बात हुई कनाडा में, तो मैंने उनसे पूछा था कि ये प्रोग्राम जो है, जो स्टार्ट डेट में ही बड़ी कंफ्यूजन है 31 मार्च 2025 को एप्लीकेशंस ओपन करने का कनाडा इमिग्रेशन ने बताया। बट ये जरूर बताना चाहूंगा, ये एप्लीकेशन जो ओपन है वो एक कनाडा वाले लोगों के लिए। मान लो कनाडा का एक स्टूडेंट है, उसने क्या कोर्स किया, उसने वर्कर केयर जैसे एज केयर हो गया, चाइल्ड केयर हो गया, होम केयर हो गया, तो इन चीजों में जिसने एक्सपीरियंस गेन कर लिया वो भी इसके लिए एलिजिबल है। तो सबसे पहले वो उन लोगों के लिए ओपन है जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं। और जैसे अब स्ट्रेंड रिलेशंस थे कनाडा और इंडिया के, जो आपने देखा होगा कि इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप स्ट्रेंड मतलब खराब है, तो अभी इमिग्रेशन मिनिस्टर का, उनके प्राइम मिनिस्टर चेंज होने के बाद जो इमिग्रेशन मिनिस्टर का उनका बयान आया, तो उन्होंने बहुत क्लियर कट बोला है कि हम इमिग्रेशन को टोटली ओपन रखेंगे 2032 तक। और एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि आपके जो एप्लीकेशंस हैं वो ओपन है सबसे पहले कनाडा के लोगों के लिए, उसके बाद इंडिया के लिए ओपन होगा। बट अपने डॉक्यूमेंटेशन को जितना फास्ट कर सकें कीजिए, क्योंकि टाइम हमारे पास कुछ ज्यादा उसके लिए भी नहीं है। और जो कनाडा में एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं तो वहां की स्पॉन्सरशिप
अगर आपके पास खुद है तो बढ़िया है, नहीं तो बहुत खर्चा हो जाता है। मान लीजिए किसी भी कंसल्टेंट से करवाते हैं तो आपसे एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर लगेगा, नहीं तो आपका खर्चा है आपका। इन कनाडा में काम कर रहे हैं, सबसे मेन रीजन होता है उनका जॉब का। क्या हमें जॉब आप प्रोवाइड करवाएंगे? हाँ, ये बहुत क्वेश्चन है नो। एक तो तरीका है कि लोग आजकल जो बात कर रहे हैं वो इस चीज का कर रहे हैं कि हमने सिर्फ आपका वहां पे वीजा लगवा दिया और जो आपका एयरपोर्ट में पीआर मिल गया वो आपको मिल गया, उसके बाद उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो मैं इस चीज को जरूर आपको बोलना चाहूंगा कि मेक श्योर जो आपका स्पॉन्सर है वो आपकी सैलरी अकाउंट में डाले, और अगर वो जॉब प्रोवाइड करे तो वो भी अच्छा है। तो कोई भी अच्छी कंपनी साथ में आपको जॉब भी प्रोवाइड कर रही है और आपको वहां पे सैलरीज भी आपके अकाउंट में होगा, जिसके लिए आपका बाद में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका अकाउंट में सैलरी ना आया और उसका आपका कोई इंक्वायरी खुल गया तो शायद आपका पीआर कैंसिल भी हो सकता है। तो मेक श्योर जो भी आपकी स्पॉन्सरशिप है वो जेन्युइन स्पॉन्सरशिप रहेंगे, और अगर आपका खुद का स्पॉन्सरशिप है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आपको स्पॉन्सरशिप लेनी ही पड़ेगी जो आपका कॉस्टली पड़ेगा। सर जॉब में सैलरी कितनी लगेगी बेसिक? देखिए, मेरा अभी कल ही बात हुआ इमिग्रेशन लॉयर से कनाडा में, तो जो स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं उन्होंने बहुत क्लियर कर बोला कि हम $20 पर वीक पर आवर का वहां पे आवरली सैलरी है, तो 20 आवर्स पर वीक पर आवर का सैलरी मिलेगा आपको। तो इट्स गुड, 20 आवर्स पर आवर का, और वीक में आई वुड से अप्रोक्सीमेटली 40 आवर्स आप वहां काम कर सकते हो। अगर उसके बाद आपको और काम में कहीं मिलता है, बिकॉज देखिए 40 आवर्स पर वीक के ऊपर ही आप काम करेंगे, राइट, तो आपको और भी जगह पे वहां पे आप जॉब कर सकते हो। तो 40 आवर्स पर वीक आपको वहां पे जॉब मिलेगा ही, अच्छी स्पॉन्सरशिप जो आपको दे रहे हैं। बाकी ये जो आपको कह रहे हैं कि वहां पे सिर्फ आपका सैलरी मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगा, हम सिर्फ पहुंचा देंगे, तो ये शायद आपके लिए प्रॉब्लम रहेगा फ्यूचर में। तो अगर अपना पैसा नहीं खराब करना तो जेन्युइन स्पॉन्सरशिप के साथ जाइए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। सर अगर किसी क्लाइंट ने अपने केस लगाना हो होम केयर वर्कर इमिग्रेशन को लाइट में, तो उसको फंड कितने प्रोवाइड करवाने पड़ते हैं? देखिए, आई वुड से अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 लाख रुपए के फंड आपको शो करने पड़ेंगे। ये कोई ज्यादा इशू वाला बात नहीं है, बिकॉज देखिए कई आपको कई फाइनेंसर्स आपके शो करवा देते हैं, तो आई डोंट थिंक सो फंड्स इज अ बिग थिंग, बट 8 से 10 लाख आई वुड से शो कर दे तो ज्यादा अच्छा है। इसी के साथ ही एक वेस्ट क्लियरेंस की बात होती है। देखिए, जो अब मान लीजिए आप किसी को भी फोन करें तो वो आपको बोलता है कि वेस्ट क्लियरेंस चाहिए, वेस्ट क्लियरेंस चाहिए, वेस्ट क्लियरेंस। वेस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, तो वो जो है आपके ईसीएस को चेक करता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं उनका एजुकेशनल क्रेडेंशियल अकाउंट्स, तो उसको चेक करने की एक एजेंसी है वेस्ट। तो क्लियरेंस आपकी ईसीए की क्लियरेंस होती है रादर देन वेस्ट क्लियरेंस होती है। तो ईसीएस की क्लियरेंस को भी लोग वेस्ट क्लियरेंस बोलते रहते हैं, जो WES होता है। तो आई वुड से इसको भी थोड़ा सही करने की नीड है, क्योंकि देखिए क्या है कि एक मान लीजिए हम आज कभी मार्केट में जाते हैं चिपकाने के लिए, तो हम क्या मांगते हैं? फेविकोल। बट हमने आज तक कभी और चीज नहीं बोली, बिकॉज फेविकोल तो एक कंपनी का नाम है, तो जो चिपकाने वाला है उसका कोई एडेसिव बोलते हैं उसको। उसी तरह ही जो आपका होता है वो ईसीए होता है, और वेस्ट जो है वो एक कंपनी है जो आपको क्लियरेंस देती है। जो क्लियरेंस का नाम है वो ईसीए है, जो आपकी कनाडा और यूएसए में एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स को इवेल्युएट करने का और उसकी ऑथेंटिकेट करने का कि ओरिजिनल है, उसको हम ईसीए क्लियरेंस बोलते हैं रादर देन वेस्ट क्लियरेंस। इसको मैं अगर अलग से बताऊं तो ऐसा हो गया कि किसी के घर पे मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार है कनाडा में और उसके घर पे एक छोटा बच्चा है, तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है। तो आप ये सोच के देखो कि आपके अगर रिश्तेदार वहां पे हैं तो आप उनसे स्पॉन्सर मंगवा सकते हो। तो और आपके अगर मान लीजिए वहां पे उनके बूढ़े माँ बाप हैं तो आप अपने उनसे स्पॉन्सर मंगा सकते हो। तो किसी का चाचा मामा अच्छा फ्रेंड भी रह रहा है और वो भी आपको वहां से स्पॉन्सर कर सकता है, और हाउसकीपिंग तक के लिए, डोमेस्टिक हेल्प तक के लिए आपको वो स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो आपको क्या चाहिए? एक नॉन बंदा और एक नॉन बंदा जो आपको वहां से स्पॉन्सर कर सकते हैं, बस इतना आपका काम है। बाकी हमारा या कोई अच्छे कंसल्टेंट जिससे भी आप करवा सकते हो, उनका काम है आपका वीजा लगाना, और आपको वहां की पीआर मिल जाएगी कनाडा की। सर इसमें एक्सपीरियंस कितना चाहिए? 1 साल के आसपास हो तो अच्छा है, नहीं तो देखिए क्या है, बेसिकली आपको इस चीज के बारे में थोड़ा सा स्किल चाहिए, बाकी सारा अरेंजमेंट्स और आपका वीजा का प्रोसेस हो जाता है। मेन तो देखिए आपका स्पॉन्सर ही मेन चीज है, बाकी सारी चीजें दे कैन बी डन वेरी इजीली। वो अच्छा कंसल्टेंट ऑब्वियसली करा देता है। आप स्पॉन्सर की टेंशन लो कि आप करवा सकते हो, नहीं तो फिर कंसल्टेंट का काम है वो अपने आप करवा दे।